वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो पेट की परीक्षा होने वाली है उसके सिलेबस को लेकर बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पेट के फॉर्म्स जो है आपकी अभी भरे जा रहे हैं। उसकी जो अंतिम तिथि है वो 17 जून है। ये एक तरीके का प्रीलिम्स है यूपी जो ट्रिपल एससी है उसकी तरफ से। जैसा कि आपको पता है, ये पहले से होता आ रहा है। इस वर्ष जो यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म जो आया है, इसकी जो मान्यता है वो 3 सालों की है। इसकी जो अवधि रहेगी वो 3 सालों की रहेगी। जैसा कि आपको पता है, जिस तरीके से आपको पता है यूपीएससी में प्रीलिम्स होता है, उसके बाद ही आप मेंस में बैठने के योग्य होते हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो पेट की परीक्षा है वो एक तरीके का प्रीलिम्स है, जिसके बाद ही आप जो तमाम जो भर्तियाँ आती हैं, चाहे आपकी लेखपाल की हो, चाहे आपके वीडियो की हो, जो तमाम आपकी जॉब्स निकल के आती हैं उसमें आप बैठने के योग्य होंगे। तो ये जो परीक्षा है उस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्नों की संख्या 100 होती है, जो कि होती आ रही है। इस बार चेंज ये हुआ है कि पहले की जो इस एग्ज़ाम्स की जो मान्यता थी वो 1 साल 2 साल हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ के अब 3 साल हो गई है। तो प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, यानी कि पूर्णांक भी 100 का होगा। यानी कि ध्यान देने की बात है, प्रश्न भी 100 होंगे और पूर्णांक भी 100 का होगा। जो अवधि होगी यानी कि टाइम पीरियड जो एग्जामिनेशन का होगा वो 2 घंटे का होगा। अब इसमें देख लेते हैं कि पूछा क्या क्या जाएगा। बहुत सटीक ढंग से जो है इसमें सिलेबस को समेटा गया है, पूरे इतिहास को समेटा गया है। जैसा कि आप देखते हैं, पहले भारतीय ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल वेबसाइट से मिलता है हमें। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं तो एंशिएंट पढ़ते हैं, फिर मेडिवल पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न पढ़ते हैं। तो तीनों जगहों का जो एक तरीके से तीनों जगहों का जो सिलेबस है, जो मुख्य चीज़ें हैं वो वहाँ से उठा के सिलेबस में रखी गई हैं। जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं। वैदिक संस्कृति हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हमको गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी, किस तरीके से उनका जो जीवन है, प्रारंभिक जीवन है वो होता है। एक राजशाही परिवेश में उनका जन्म होता है और साथ किस तरीके की जो उनकी टीचिंग्स है, शिक्षाएं हैं, वो हमारे सामने आती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का किस तरीके से विकास हुआ, किस तरीके से मानव सभ्यता का विकास हुआ, किस तरीके से मानव सभ्यता के प्रारंभिक अवशेष हमको वहाँ से मिलते हैं। चाहे वो खेती को लेके हों, चाहे वो संस्कृति को लेके हों, चाहे वो आपके आर्ट को लेके हों, यानी कि कला को लेके हों, चाहे वो जो अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू हैं जीवन को उनको लेके हों। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से महत्वपूर्ण तथ्य आपके आते हैं। तो वहाँ की हम लोग बातचीत जब इसका सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें बातचीत करेंगे। द शिक्षा कैपिटल पे आपको जो पेट का है वो पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही विधिवत ढंग से हम लोग इसको देखने वाले हैं। सिलेबस को एक नज़र से देखते हैं हम आज। इसके बाद हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे जो परीक्षा है वो बहुत ही सरलता से संपन्न हो सके। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आपको पता है वैदिक संस्कृति के बारे में हमको प्राचीन भारतीय इतिहास में पता चलता है। बौद्ध धर्म में जैसा कि मैंने कहा गौतम बुद्ध, उनसे जुड़ा हुआ जीवन और उनका जीवन, उनकी जो शिक्षाएं, उनकी जो टीचिंग्स हैं। वैसे ही जैन धर्म में हमको महावीर जी का नाम आता है। उनकी जो जीवनी है, यानी किस तरीके का उनका जीवन रहा, उनकी जो शिक्षाएं रहीं, टीचिंग्स रहीं, उस पर उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि परीक्षाओं में आपकी जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा है उसमें खासतौर से यहीं से प्रश्न बनेगा, यानी कि बौद्ध धर्म में बुद्ध से जुड़ा हुआ और जैन धर्म में महावीर से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो पूछा जाएगा। यानी कि जो पूछा जा रहा है आपको सिर्फ उतना ही देखना है, क्योंकि जो इतिहास का सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड है। तो बौद्ध धर्म में आपको बुद्ध को देखना है, उनकी जीवनी और शिक्षा, और जैन धर्म में महावीर जी की जीवनी और शिक्षा, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति। आगे आप जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में ही हम मौर्य वंश पढ़ते हैं, और मौर्य वंश में खास तौर से जो सिलेबस में आपके हैं वो है सम्राट अशोक, यानी अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोक के बारे में भी आपको पता है किस तरीके से वो अंत में कलिंग वॉर के बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं। तो वो मौर्य वंश में आपको यूपी ट्रिपल एससी के लिए सिर्फ जो है सम्राट अशोक को पढ़ने की आवश्यकता है। गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन 2 लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, जिन पर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे, एकदम कट टू कट बात करेंगे, जो कि एग्जाम्स में जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हर्षवर्धन, जिसके बारे में आपको पता है, जिनके बारे में आपको पता है कि हर्षवर्धन एक हिंदू प्रतिनिधि के तौर पे हमारे सामने आते हैं, हिंदू अंतिम सम्राट के तौर पे हमारे सामने आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में। अगर आप देखें तो जब प्राचीन भारत के बाद
जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री शुरू होती है उसके कहीं ना कहीं टच में रहते हैं, वो अंतिम छोर पे रहते हैं। हर्षवर्धन का जो कार्यकाल है, जो समय है, टाइम पीरियड है, वो कहीं ना कहीं नीचे का जो समय है आपको पता है। उसके बाद आपको पता है कि राजपूत काल है, इसको आपको सिलेबस में देखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपके बहुत सारे बनते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और राजपूत काल, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न इस परीक्षा में बनते हैं, यूपी-SSC की परीक्षा में। उसके साथ ही साथ सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम जो आपका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, और ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इन तमाम जो टॉपिक्स हैं उन पर हम लोग बातचीत करेंगे, जैसे कि सल्तनत काल हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, मराठा हो गया, और किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आ गए हैं, उनका किस तरीके का उस समय का जो सामयिक परिवेश था, यानी कि अभ्युदय की हम बात करेंगे, और जो 1857 की जो क्रांति थी उसका क्या किस तरीके का जो 1947 की आज़ादी हुई उसमें किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान रहा 1857 की क्रांति का, यानी कि जो इसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो ये तमाम जो टॉपिक हैं ये आपको इतिहास के अंतर्गत, यहाँ पे जो है भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमको यूपी-SSC के सिलेबस में देखने हैं, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही स्मार्टली इन चीज़ों को कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें याद रहें। क्योंकि इतिहास जो है कोई रटने का विषय नहीं है, इतिहास समझने का विषय है। भारतीय, इसके आगे जो आपको देखना है, यहाँ पे खास बात ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारतीय इतिहास से यहाँ पे आपके जो पूछा जाएगा ये पाँच नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 5 अंक भारतीय इतिहास के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि इतने ब्रॉड सिलेबस में आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनेंगे। तो खास तौर से जो आपके बनेंगे वो बौद्ध धर्म, यानी कि गौतम बुद्ध और महावीर जिसे बनेंगे, और राजपूत काल, यहीं से आपके अधिकतर यहाँ यूपी-SSC में बनते हैं। और आपका ब्रिटिश राज से संबंधित यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे तो उसको देखेंगे। आगे जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ, यानी कि स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं, एक ये टॉपिक हो गया। दूसरा स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यानी कि महात्मा गांधी और जो अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही, इसको देखना है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इसके साथ ही साथ विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। इसके साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा भारतीय आज़ादी में। आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, उसका आज़ादी में किस तरीके से योगदान रहा, और सुभाष चंद्र बोस का किस तरीके से भारतीय पराधीनता से मुक्त होने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसको इस सिलेबस के अंतर्गत समेटा गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये हुई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बातचीत, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके 5 नंबर के प्रश्न आपके यूपी-SSC में आएंगे। भूगोल की तरफ बढ़े, यानी कि ज्योग्राफी की तरफ, तो यहाँ पे जो आपके प्रश्न बनेंगे, भारत एवं विश्व का जो भौतिक भूगोल है, यानी कि इसके अंतर्गत आप देखेंगे जैसे कि नदियाँ और नदियों की जो घाटियाँ हैं, वहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और जो शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। वन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, और खनिज संसाधन, यानी कि विशेषकर भारत में जहाँ से खनिज संसाधन हमको उपलब्ध होता है, वहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद जो आपको देखना है, तो ये चीज़ें तो बेसिक्स ही हैं, यानी कि जो नदियाँ हैं, नदियों की घाटियाँ हैं, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके। पर्वत, पहाड़ियाँ, चोटियाँ, यहाँ से आपके मरुस्थल है, महत्वपूर्ण जो वन है, वहाँ से आपके भूगोल के अंतर्गत प्रश्न बनेंगे। इसके बाद भारत और विश्व का जो राजनैतिक भूगोल है, यानी कि भारत के साथ जो विश्व का एक राजनीतिक जो भूगोल है, यानी कि कहाँ कहाँ से जो सीमाएं हैं वो लगती हैं, यानी कि तमाम तरीके के प्रश्न हैं, वो आपके यहाँ से बनेंगे। जलवायु तथा मौसम, यानी कि किस तरीके की जलवायु होती है, किस तरीके का मौसम है, उसकी जो सही डेफिनेशन है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। टाइम जोन हो गया नेक्स्ट टॉपिक। इसके साथ ही साथ जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, यानी कि प्रवास और जनसांख्यिकीय परिवर्तन, यहाँ से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल के अंतर्गत बनते हैं, यानी कि भूगोल से आपके 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से उठाए जाते हैं यूपी-SSC के अंतर्गत। इंडियन इकोनॉमी की बात करें, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आपके 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक, यानी कि 47 में हमको आज़ादी मिलती है, और 91 में जो LPG आता है, यानी कि
जो एलपीजी रिफॉर्म आता है जो कि काफ़ी फेमस है, वहाँ तक की जो आपकी हिस्ट्री है, जो भारतीय इकोनॉमी है, वहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसके अंतर्गत कहाँ से प्रश्न बनते हैं? योजना आयोग तथा पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं वहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। हरित क्रांति से संबंधित आपके प्रश्न बनेंगे। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, यानी कि जैसा कि आपको पता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। किन किन बैंकों का हुआ था, किस तरीके से उसमें जो है सुधार हुए, यहाँ से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। इसके साथ ही साथ वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, जैसा कि मैंने बताया 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म आया था उसके बाद किस तरीके से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यानी इंडियन इकोनॉमी है उसमें सुधार आता है। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, यानी कि 2014 के बाद किस तरीके से कृषि सुधार हुआ, किस तरीके से ढांचागत सुधार हुआ और किस तरीके से श्रम में सुधार हुआ, इन तमाम जो टॉपिक हैं यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। यानी कि कुल मिला के इंडियन इकोनॉमी से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे 2 टॉपिक और हैं जो इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत आएंगे। एक आपका आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुई उसके अंतर्गत जो सुधार हुए, और जीएसटी की बात करें यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोला जाता है, यहाँ से आपके जीएसटी से संबंधित प्रश्न आपके बनेंगे। जैसे कि बेसिक से प्रश्न है कि जीएसटी कब लागू हुआ या फिर जीएसटी कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। जैसा कि आपको पता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये जो तमाम जो फुल फॉर्म्स हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि वहाँ से आपके प्रश्न परीक्षाओं में सीधे 1 to 1 लाइनर के तौर पे बनते हैं। इसके आगे आप देखें तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित और लोक प्रशासन से संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पे बनते हैं 5 नंबर में। भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर आप देखें तो भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपकी सीधे 1 to 1 पूछी जा सकती हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आपके 1 to 1 पूछे जा सकते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यानी कि मौलिक अधिकार क्या क्या हैं और कर्तव्य क्या क्या हैं, यहाँ से आपके प्रश्न सीधे बनते हैं। संसदीय प्रणाली क्या है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ये तमाम टॉपिक, यानी कि संघ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश क्या है और केंद्र राज्य का संबंध क्या है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। जो कि तथ्यात्मक, यानी कि बहुत गहराई से प्रश्न नहीं बनेंगे, प्रश्न बनेंगे तो ऊपर ऊपर से ही बनेंगे, बेसिक से ही बनेंगे, ये यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये जो एक तरीके से जो लॉ का ढांचा है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे सीधे सीधे कि सुप्रीम कोर्ट में कैसा क्या होता है, क्या संख्या रहती है, या फिर मुख्य न्यायाधीश की जो उम्र है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ से बेसिक से आपके प्रश्न जो है वो बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिला प्रशासन से संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पे बनेंगे और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, यहाँ से आपके जो 1 to 1 प्रश्न हैं वो बनेंगे। तो यानी कि कुल मिला के जो आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन विषय है, यहाँ से आपके 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस बनेंगे। अब आ जाते हैं आगे है कि सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। जनरल साइंस से तात्पर्य है यानी जो साइंस में 3 साइंस आती हैं हमारी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि जो इनिशियल फिजिक्स है, इनिशियल केमिस्ट्री है और इनिशियल बायो है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। बहुत ही बेसिक से प्रश्न बनेंगे क्योंकि यहाँ पे सामान्य की बात हो रही है। जैसा कि आपको पता है पूरे सिलेबस में सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान और सामान्य अंग्रेजी, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। तो बहुत ही बेसिक से रहेंगे जिससे आपकी कहीं ना कहीं जो क्षमता है उसको पता लगाने का प्रयास एग्ज़ाम में किया जाएगा, ताकि जो आने वाली वैकेंसीज़ होगी वहाँ पर आप बैठने के योग्य हैं अथवा नहीं है इसका आकलन हो सके। तो यहाँ से जो सामान्य विज्ञान है वहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से। आगे है प्रारंभिक अंक गणित यानी कि एलिमेंट्री अरिथमेटिक, यहाँ से आपके जो कुछ टॉपिक हैं वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, इसके साथ ही साथ परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक और घात और औसत, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ से आपके प्रश्न आपके बेसिक से प्रश्न प्रारंभिक अंकगणित से आपके आएंगे 5 नंबर के, तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे जिसमें संधि पूछी जाएगी। संधि आपको पता है 2 वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन, जो चेंज आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। तमाम जो संधियाँ हैं, गुण है, जो अन्य संधियाँ हैं, वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं सीधे पहचान के तौर पे कि इस शब्द में कौन सी संधि है,
इसमें कौन सी संधि, इस तरीके से आपके प्रश्न बन सकते हैं और संधि से प्रश्न आपका आना निश्चित है। क्योंकि 5 नंबर की सामान्य हिंदी है, इसमें संधि का क्वेश्चन फिक्स है। विलोम शब्द आते हैं, विलोम शब्द से आप परिचित हैं, यानी कि उल्टा, किसी शब्द का उल्टा जो मायना है, जो अर्थ है। पर्यायवाची यानी कि आपको पता है अंग्रेजी में बोलते हैं सिनोनिम्स, तो यहाँ पे पर्यायवाची आपके आएंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी आप जानते हैं। लिंग, यहाँ से प्रश्न आते हैं। समश्रुत भिन्नार्थ शब्द आते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं। सामान्य शुद्धियाँ आती हैं और लेखक और रचनाएं गद्य और पद्य से संबंधित, यानी कि कुछ फेमस जो लेखक हुए हैं, जो रचनाकार हुए हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बेसिक से बनेंगे। क्योंकि सामान्य हिंदी की बात है तो बहुत ही गहराई से प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। तो 5 नंबर की हिंदी हो गई आपकी। सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें खास तौर से जो आपकी 2 बातें पूछी जाएंगी। एक तो अंग्रेजी व्याकरण से प्रश्न आपके आएंगे 5 नंबर में, और अपठित गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जनरल हिंदी और जनरल अंग्रेजी से संबंधित आपके 5-5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तर्क एवं तर्कशक्ति यानी कि लॉजिक और रीजनिंग, यहाँ से आपके 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसे कि जो तमाम टॉपिक्स हैं, जैसे कि वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग कैसे कैसे निकाली जाती है, ये आपके निकालने के लिए प्रश्न आएंगे और आपको निकालना होगा। संबंध किसका किससे संबंध है, जो रक्त संबंध के तौर पे हम पढ़ते हैं रीजनिंग में। समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग यानी कि संख्या और अक्षर, और निगमनात्मक तर्क यानी कि कथन, विश्लेषण और निर्णय। तो यहाँ से आपके 5 नंबर के कुल मिला के लॉजिक और रीजनिंग से आपके प्रश्न जो है बनेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ से लॉजिक और रीजनिंग से आएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें यानी कि सामयिकी से बात करें तो भारतीय और वैश्विक जो करंट अफेयर्स होंगे वहाँ से 10 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे, यानी कि बड़ी मात्रा में करंट अफेयर्स आपके इस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जो UPSSC का एग्ज़ाम है उसमें आपके 10 नंबर की जो करंट अफेयर है वो रहेगा, भारतीय और वैश्विक यानी कि इंडियन और ग्लोबल स्तर पे जो आपकी करंट न्यूज़ है वो आपकी यहाँ से पूछी जाएगी। आगे जो पूछा जाएगा सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस से आपके प्रश्न आएंगे। बहुत ही सामान्य से प्रश्न रहेंगे, ये भी 10 नंबर के रहेंगे। तो ये आपकी एक मजबूती है एक तरीके से नंबर के लिए। जैसे कि भारत और उसके पड़ोसी देश, जैसे कि भारत के लगे में नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान है, तो ये चीज़ें आपसे बेसिक से पूछी जा सकती हैं। देश, राजधानी और मुद्रा यानी कि किसी भी देश की राजधानी क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है। इसके साथ ही साथ भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। भारतीय संसद से प्रश्न आपके बेसिक से बनेंगे। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद, यहाँ से आपके प्रश्न आपके बेसिक से बनेंगे। संख्या को लेके बनेंगे, सीट्स को लेके बनेंगे, किसी राज्य में कितनी सीट्स हैं, लोकसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, यहाँ से आपके प्रश्न बेसिक से बनते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल जो डेज बनाए जाते हैं कौन कौन से, जैसे कि बोला गया कि आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये आपके बेसिक से प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो तमाम दिवस हैं वहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। इसके साथ ही साथ विश्व संगठन और उसके मुख्यालय यानी कि जो तमाम जो विश्व संगठन है, जैसे कि आपका WHO है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से हैं, ये आपके प्रश्न आपके बेसिक से 1 to 1 यहाँ से बनेंगे। भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, तो यहाँ से आपके बेसिक। इसके साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को से कब उनको मान्यता मिली, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है, वहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। भारत की कला और संस्कृति किस तरीके की है और बेसिक कला और संस्कृति से जुड़े प्रश्न आएंगे। भारत एवं विश्व के जो तमाम खेल हैं वहाँ से प्रश्न आएंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन से प्रश्न आएंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, वो किसी भी भाषा के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि हिंदी के अंतर्गत जो सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा लेखक और रचनाकार से जुड़ा हुआ, वहाँ हिंदी से संबंधित आएंगे। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आपकी कोई भी पुस्तक आ सकती है। मान लीजिए पूछ दिया कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है, क्या जो उन्होंने लिखी थी, तो ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। पुरस्कार और विजेता, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण यानी कि ग्लोबल चेंज और आपका जो एनवायरनमेंट है, यहाँ से आपके बेसिक से प्रश्न बनेंगे। इसके साथ ही साथ अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, 2 गद्यांश आएंगे 10 नंबर के, प्रत्येक पर 5-5 होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के
इसमें हम लोगों ने जो बात की, इसके साथ ही साथ जो आपका 20 नंबर का कंटेंट बचा हुआ है उसमें ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण 2 ग्राफ आएंगे, प्रत्येक 5 का होगा, तो 10 नंबर का ग्राफ हो गया। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण 2 तालिकाएं होंगी, प्रत्येक 5 की होंगी, यानी 10 नंबर का एक कंटेंट हो गया। तो कुल मिला के 100 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे, 100 रहेंगे। तो इसमें हमने किस तरीके से देखा कि यूपी ट्रिपल एस सी ने इतिहास की बात हो, भूगोल की बात हो, मैथ्स की बात हो, रीजनिंग की बात हो, लॉजिक की बात हो, हिंदी की बात हो, अंग्रेजी की बात हो, यानी हर चीज़ जो है सामान्य स्तर पर पूछने का प्रयास है, यानी कि आपकी तर्कशक्ति, आपका ज्ञान का कम प्रश्नों में कम समय में आकलन, ताकि आप किसी भी आने वाली वैकेंसी में परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो सकें, यानी एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ से निश्चित होगा कि आप बैठने योग्य हैं अथवा नहीं हैं। तो यानी कि बहुत ही गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर से पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन सब पढ़ने की आवश्यकता है, ये ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, यानी कि अपठित गद्यांश की बात करें, यानी कि जो कंप्रीहेंसिव आता है वो हिंदी का भी आएगा, अंग्रेजी का भी आएगा। मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती यहाँ पे की जाएगी, यानी कि जो यूपी ट्रिपल एस सी के ऑफिशियल जो ऑर्डर है या कहें कि जो नियमावली है उसमें यह है कि प्रत्येक जो गलत आपका उत्तर होगा उसके लिए 1/4 अंक की कटौती आपकी की जाएगी। तो हमने बात की इसमें पूरे यूपी ट्रिपल एस सी के जो सिलेबस है उस पर बात की, साथ ही साथ जो तमाम चीज़ों को समझने का भी प्रयास किया, किस तरीके से सिलेबस को देखना है इस पर भी हमने बात की। तो 2 घंटे की अवधि रहेगी, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, पूर्णांक भी 100 का रहेगा। फॉर्म्स अभी चल रहे हैं, उसकी आखिरी जो अवधि है, डेट है, वो आपकी 17 जून है, लास्ट डेट है। तो इसको हम लोग बहुत ही जल्दी से शुरू करेंगे इसी द शिक्षा कैपिटल पे, क्रमवार तरीके से तमाम टॉपिकों को बहुत ही इनिशियल प्रारंभिक स्तर से पढ़ा जाएगा, ताकि तमाम चीज़ों को जो है समझा जा सके और आगे के लिए मजबूती एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ा जा सके। ठीक है, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।